गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। फाइन एंड लेट्स आज हम लोग जो है फर्दर कंटिन्यूएशन पीरियड में जाएंगे और बात करेंगे। अलाउ मी 5 मिनट्स, लेट मोर पीपल ज्वाइन इन। ओके, हमारे साथ एक बंधु जुड़े हैं, इनका नाम है 721015। आपका नाम क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम? 721015 आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए मुझे एक बार। 721015 हाँ बेटा, नाम क्या है आपका? हेलो, कैन यू हियर मी? ओके फाइन। हम लोग 2 मिनट में और जुड़ते हैं, ठीक है? और बच्चे हमारे पास ऑन द वे हैं, जैसे ही वो जुड़ जाएंगे 2 मिनट से हम 2 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सो गाइस, लेट अस स्टार्ट द क्लास। फाइन। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे बात करने का जो मुख्य मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोग आज गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाउ आर यू जीविका? फाइन सर, यू टेल। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। यस सर। ओके गाइस, सो अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। हम लोग एक बार कल की जो चैप्टर हुआ था उसको एक रिकैप लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। जितने भी सवाल आपके पास हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी से लेके या फिर सब्जेक्ट को लेके, इस टॉपिक को लेके, आप लोग काइंडली उस पूरे टॉपिक को जो है उस क्वेश्चन को जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, कल हम लोगों ने बात करी थी। आप लोगों में से कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ, तो आप लोगों को जो है कल की और परसों की वीडियो के लिंक्स जो है शेयर कर दिए जाएंगे। आप लोग पूरा देख सकते हैं क्लासेस किस तरह चली थी। आप लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और वेरी सुन आप लोगों से नोट्स जो है वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। जितने भी नोट्स बच्चों से शेयर किए गए वो नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे, अलॉन्ग विद द टेस्ट सैंपल, अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग सैंपल, एवरीथिंग वुड बी शेयर्ड विद यू गाइस। फाइन। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। आईफोन से कौन जुड़ा है? आपका नाम क्या है मैम? आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज अपने आप को। व्हाट्स योर नेम? मुझे आपका नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं इंटरेक्शन करने में दिक्कत होती है। सर दीपिका। दीपिका कहाँ जुड़े हो बेटा? मैं दिल्ली से। दिल्ली से जुड़ी हैं। एंड निशी निशी चौहान, आप कहाँ से जुड़े हो बेटा? काइंडली। हाँ जी, निशी कहाँ से जुड़े हो आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर दिल्ली। दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। जीविका आ चुके हैं, प्रदीप त्यागी, मयंक सिंह आप कहाँ से जुड़े हो बेटा? सर दिल्ली से। दिल्ली से। और हमारे साथ जुड़े हैं पारस आप कहाँ से जुड़े हो? हरियाणा से सर। हरियाणा में कहाँ से? रेवाड़ी। रेवाड़ी से। HR 36 है। यस सर। ओके गुड। अनमोल नायर, वेलकम टू द क्लास। कल आप नहीं थे क्लास में। मनीष राजौरा, वेलकम टू द क्लास। चाहत राजपूत, वेलकम टू द क्लास। साक्षी चौधरी, वेलकम टू द क्लास। सतनाम सिंह जी, वेरी वेरी वेलकम। फाइन। एक हमारे साथ 721015 करके जुड़े हैं। आप अपना नाम बताइए, नहीं तो मुझे क्लास के बाहर करना पड़ेगा आपको। अपना आइडेंटिटी प्लीज मुझे क्लियर कीजिए। और हमारे पंकज कुमार। क्या क्या नाम है? पंकज कुमार। यस पंकज जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? सर दिल्ली से। दिल्ली जुड़े हैं, ठीक है पंकज जी। आप अपना नाम प्लीज एक बार डैशबोर्ड में जाके चेंज कर दीजिए, ताकि मुझे हमें दिक्कत ना हो ठीक है। इंटरेक्ट करने में। चलिए ओके सर। रुकिए मैं ही कर देता हूँ। ठहरिए, पंकज कुमार। पंकज कुमार। फाइन गाइस, और कोई जुड़ा है हमारे साथ नया जिसका नाम नहीं हो? क्योंकि जब क्लास एक हमारे साथ CC400440 EA, आपका नाम क्या है? अपना नाम कंफर्म कीजिए प्लीज। C400EA19, आपने वीडियो ऑन कर रखा है? अपना नाम कंफर्म कीजिए प्लीज। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आपका नाम क्या है? C440EA19। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए नाम क्या है आपका? ओके, ही इज गॉन। फाइन, गुड इनफ। सो गाइस, आईफोन से हमारे सामने दीपिका है इनका नाम। ओके गाइस, तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारे पास चैट्स आ रही हैं, चैट्स पे देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। ओके गाइस, काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ से मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को। जब भी मैं बोलूंगा आप लोग म्यूट को अनम्यूट करेंगे, सामने आएंगे, ठीक है? और
आप प्लीज अपना नाम बताइए। ठीक है, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो हम लोग क्लास चलाने के लिए ऑल सेट, वी ऑल सेट टू क्लास चलाने के लिए हम लोग ऑल सेट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आई होप आप सभी लोगों को जो है प्रेजेंटेशन सारी की सारी सामने दिख रही होगी। तो हम लोगों ने फीचर से बात करी थी, हायरार्की के बारे में बात करी थी। ठीक है, हायरार्की एक इंडियन सोसाइटी का फीचर है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात करी थी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बारे में बात करी थी। ठीक है, ये भी एक इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फीचर है जिसपे कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। देन आफ्टर आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो उसके बाद जो हमने फीचर्स को हम डिस्कस किया था, हमने कास्ट सिस्टम को डिस्कस किया था। कास्ट सिस्टम इज क्वाइट बिग एंड क्वाइट वेग। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स जानी थी, कितनी कास्ट है, क्या इसको ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, कैसे कैसे ये मेन स्ट्रीम में जो है हमारी लाइफ को इफेक्ट करना शुरू कर चुकी है प्रेजेंट डे के अंदर। ये हमने सीखा था। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको सबको जो है कल की वीडियो पूरी की पूरी भेज दी जाएगी, लिंक भेज दिया जाएगा। आप वीडियो के थ्रू पढ़ लीजिएगा। उसके बाद किसी को कोई भी सवाल आता है तो आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग जो है कास्ट सिस्टम में चलते जा रहे हैं। ये काफी बड़ा था। हम लोगों ने मैरिज के बारे में बात करी थी, मैरिज मतलब शादी है, मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी थी। उसके ऊपर काफी हम लोगों ने 1-to-1 बात भी करी थी, अपने अपने व्यूज प्रकट किए थे। एक छोटा सा जीडी भी किया था, और जीडी के बाद हम लोगों ने कंक्लूजन भी किया था। तो बेसिकली मैरिज के बारे में हम लोगों ने बात करी। मैरिज खाली इंडियन सोसाइटी का फीचर नहीं है, मैरिज इज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। आप वर्ल्ड के किसी कोने में भी चाहेंगे, आपको इस तरह से या इसके जैसा मिलता जुलता कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और अगर मैरिज की अगर बात करते हैं, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी पर्सपेक्टिव। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शन लेके चल रहे हो तो मैरिज पे तो पक्का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, कई सारी डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे चलिए जब हम। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस देखे थे, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, मोनोगमी, ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी। तो ये सभी चीजों का जो है, जितनी भी हम लोगों ने कल क्लास करी थी उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। काइंडली अगर आपके पास वीडियो नहीं है, कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, तो जिस नंबर पे आपसे आपसे हमारी टीम की बात चल रही है उस पर आप एक बार आप पोक कर दीजिएगा, आपको वहां से रिवर्ट आ जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम लोग जो है आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और नया टॉपिक मतलब इसी के अंदर जो नए फीचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फैमिली। तो बेसिकली अगर हम बात करें सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें समझ में आता है कि जो सोशियोलॉजी है हमारे कंट्री में, सोशल समाज शास्त्र की जो पढ़ाई करी जाती है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। मल्टीपल चीजें जैसे कि मैं बताऊं कि मल्टीपल चीजों का मतलब है कि देखो, कुछ चीजें हैं जिसका जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे हम इंस्टीट्यूशन की तरह काउंट करते हैं, दैट इज मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो फैमिली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन फीचर। हमारी 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 जो सोसाइटी है उसका फीचर है फैमिली, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है फैमिली हमारा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत में, हमारे कंट्री के अंदर जो परिवार है, जो फैमिली है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, these are sort of bonds which have held Indian society together since ages. ये कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को सिंस एजेस, कई सालों से, कई हजार सालों से तो एक साथ एकजुट करके रखा हुआ है। So in India, family is an institution because it help in mobilizing society in terms of protection and rights. तो फैमिली के दो कंसेप्ट बताए गए यहाँ पे। एक तो फिजिकल प्रोटेक्शन की बात करी गई है, दूसरा ये बात करी गई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करी गई है। ठीक है, सो अब हम समझते हैं कि फैमिली का जो डेफिनेशन है, या फिर फैमिली को अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या समझ में आएगी। तो लेट्स देयर कैन बी वेरियस फॉर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ द फैमिली। तो लाइक इफ यू टॉक अबाउट एज अ बायोलॉजिकल यूनिट, एज अ सोशल यूनिट, हम दोनों चीजों पर बात करेंगे। सो अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फैमिली को कैसे डिफाइन किया जाता है, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। It can be said that it consists of a man and a woman having socially approved sexual relationship and whatever offspring, natural or adopted, they might have. So biologically जो है फैमिली को कैसे डिफाइन किया गया, इस डेफिनेशन को एक बार खोल के देख लेते हैं। बायोलॉजिकली इसमें बोला गया कि एक मैन एक वुमेन के बीच में अप्रूव्ड, सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, चाहे वो नेचुरली हो, या चाहे वो उस कपल का खुद का बच्चा हो, या फिर उन्होंने कोई अडॉप्ट किया हो, तो दिस ऑल थिंग्स टू बी कंसिडर्ड एज अ फैमिली। वहीं अगर आप सोशल यूनिट की बात करते हैं, इट कैन बी रेफर्ड एज अ ग्रुप ऑफ पर्संस ऑफ बोथ सेक्सेस रिलेटेड बाय मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन, performing role based on the age, sex and relationship. So this is the definition of social unit की, फैमिली से सोशल यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। So basically क्या बताया जा रहा है कि जो सेकंड डेफिनेशन है जो सोशल यूनिट की, वो ये बात बता रही है कि भैया
ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ बोथ सेक्सेस। तो बेसिकली अगर बात करी जाए, अगर हम दोनों ही डेफिनेशन को देखें, चाहे बायोलॉजिकल डेफिनेशन को देखें, चाहे हम सोशल यूनिट को देखें, तो दोनों डेफिनेशन में चीज समझ में आ रहा है कि इसमें दो जेंडर इन्वॉल्व है। सिंगल जेंडर के बेस पे फैमिली क्रिएट नहीं होती, फैमिली नहीं बनती है। तो अभी तो सेक्शन 377 का पीछे पास हुआ है 2018 17-18 में। तो हमें अगर अगर हम बात करें उसके उसके पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे, क्योंकि वो जो 377 पास हुआ है, जो कि होमोजेनिटी, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को अप्रूव करता है, होमोसेक्सुअलिटी को प्रूव करता है, इसलिए जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इन डेफिनेशंस की मैरिज की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, पर उस साल नहीं आया। तो हम देखते हैं कि आगे के किसी साल में इस तरह का क्वेश्चन दे कैन आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, एलियन रॉस क्या कहती हैं? एलियन रॉस एक बहुत बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, बहुत बड़ी सोशियोलॉजिस्ट थी। उनकी जो डेफिनेशन थी फैमिली क्या थी, उनकी डेफिनेशन समझते हैं। तो इन हर फैमिली डेफिनेशन, कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है सर, दोबारा बोलेंगे? कौन बात कर रहा है? सतनाम से। हाँ सतनाम, बताओ क्या दिक्कत है बेटा? आप कह रहे हो ना कि होमोसेक्सुअलिटी को जैसे 377 के अधीन लीगलाइज कर दिया गया है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इसमें? कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि होमोसेक्सुअलिटी में सिंगल सेक्स, सिंगल जेंडर जो है इन्वॉल्व होता है होमोसेक्सुअलिटी। हाँ वो ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है डेफिनेशन है वो दोनों जेंडर्स की बात कर रही है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये लीगल है क्या? हाँ डेफिनेशन नहीं, इट डेफिनेशन कैसे लीगल होगी? अभी पहले से मैरिज चला आ रहा है कि पहले से ये चला आ रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी चली आ रही है? होमोसेक्सुअलिटी बहुत बात का कॉन्सेप्ट है, और लीगलाइज, और इंडिया में लोग लीगलाइज करने में काफी टाइम लग गया इसको। ठीक है, हमको तो भी ऑप्शन आता आज ही गए। म्यूट कर दीजिए प्लीज अपने नाम को, प्लीज। ठीक है, तो सतनाम आप सुन रहे हैं मेरे को? आप सुन पा रहे हैं? तो कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रही है क्योंकि जो पुरानी जो डेफिनेशन मैरिज की दी हुई है अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सोशल साइंटिस्ट ने, तो उन सारे डेफिनेशन में दो जेंडर्स की बात करी गई है। वही जो 377 या फिर होमोसेक्सुअलिटी का जो लॉ है, उसके अंदर जो बात करी गई है, वो बोली गई है वो सिंगल, होमोसेक्सुअलिटी तो सिंगल सेम जेंडर में तो होगा यार, अलग जेंडर में कैसे होगा? ठीक है, तभी तो वो होमोसेक्सुअलिटी है। फाइन। तो बेसिकली तो 377 में जो डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया था, तो वो जो डीक्रिमिनलाइज करी गई थी कोर्ट के द्वारा, दैट इज कॉन्ट्रडिक्टेड टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैरिज डेफिनेशन। एलियन रॉस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एलियन रॉस क्या बोलती हैं? शी इंक्लूड्स फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इन्होंने जो है तीन बेसिस पे जो है, एलियन रॉस ने जो है तीन या चार बेसिस पे बेसिकली फैमिली के सब स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे इनके जो चार स्ट्रक्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल सबस्ट्रक्चर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, सबस्ट्रक्चर ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, एंड सबस्ट्रक्चर ऑफ सेंटिमेंट्स। इन चार चीजों के बेस पे जो है इन्होंने जो है फैमिली को फर्दर बताने की कोशिश करी गई है। तो अगर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल सबस्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या आता है? स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ फैमिली, दैट इज साइज ऑफ हाउस होल्ड एंड टाइप ऑफ फैमिली। ठीक है, तो पहली जो एलियन रॉस की जो डेफिनेशन है जिसके अंदर पहला जो क्लासिफिकेशन, उसके अंदर एलियन रॉस ये बोलती है कि फैमिली कैन बी बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल सबस्ट्रक्चर ऑफ स्पैटियल अरेंजमेंट, की फैमिली कैसे किस तरह से अरेंज्ड है, और उस फैमिली का साइज क्या है, उसका हाउस होल्ड का साइज कितना है, और किस तरह की फैमिली है। एक तो इस तरह की फैमिली होगी, इन सारी फैमिलीज के अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, सब समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, देन आफ्टर सबस्ट्रक्चर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटीज का मतलब यह है कि जब हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम की, तो देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द हाउस होल्ड। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द हाउस होल्ड। देन आफ्टर हम बात करेंगे पावर एंड अथॉरिटी की, दैट इज कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ मेंबर्स, इसके बारे में बात करेंगे। एंड सबस्ट्रक्चर ऑफ सेंटिमेंट, दैट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स, से हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये चार सबस्ट्रक्चर्स पे जो है डिफाइन किया है एलियन रॉस ने। तो अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सबस्ट्रक्चर पे, तो हम कह सकते हैं कि फैमिली कैन बी न्यूक्लियर, जो कि छोटे घर में रह रही है, और फैमिली कैन बी जॉइंट, जो कि बड़े घर में रह रही है। अगर हम फैमिली की डेफिनेशन को या फैमिली की हिस्ट्री को देखें इंडिया के अंदर, हम लोग क्या थे, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल के न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आए, और ग्रेजुअली जो है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आगे जाके फिर से एक जॉइंट फैमिली को प्रोड्यूस कर देता है। जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 3 जनरेशन एक साथ रहे, 2 से ज्यादा जनरेशन एक फैमिली की एक साथ रह रही हो। आप ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई बताएगा? सतनाम, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग ऑन दिस? जो मैंने बात बोली है कि जो एक जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली से निकली न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली ग्रेजुअली आगे चल के करीब 10 या 15 साल के अंदर फिर से एक जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। और जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है जहाँ पे एक फैमिली के 2 से ज्यादा जनरेशन रह रही हो। तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? वो सर उसका एक फैक्टर ये भी है कि जैसे एक पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, उसके बाद वो न्यूक्लियर फैमिली बनी। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ, उनके ऑफस्प्रिंग्स हुए,
राइट? दो तो जनरेशन हो गई। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उनके ऑफस्प्रिंग्स का वेडिंग होता है तो उनके आगे जो ऑफस्प्रिंग्स होता है तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, तो 3 पीढ़ियां बन जाती है। यस एग्जैक्टली, तो दिस इज द सिस्टम। देखो जब हम बात करते हैं, जब इकोलॉजिकल सबस्ट्रक्चर में बात करते हैं, अगर हम आज से 15 साल या 20 साल पहले चले जाते हैं, या टू बी वेरी प्रिसाइज अगर 30 साल पहले चले जाते हैं, 1990s के पहले चले जाते हैं, 80s में चले जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया यूज टू बी अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पे 2 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा जनरेशन, कई जगह 5 जनरेशन भी देखने को मिला करती थी। ठीक है, वहीं जो दूसरा है, अगर दूसरे केस में अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द हाउस होल्ड, अगर इसमें भी अगर इसको भी हम इम्प्लीमेंट करें दो अलग अलग टाइप ऑफ फैमिली में, जैसे कि ज्वाइंट फैमिली में, या फिर सॉरी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आप सबको? रेज योर हैंड्स। यस सर। ओके। यस सर। तो अगर हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर एक बहुत बड़ा मेजर रीजन था जिसकी वजह से फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। अगर आप लोग याद करो 80s में, आप लोगों को कुछ खास पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग जो है लेट 90s के या फिर अर्ली 2000 के आप लोग बाय बर्थ हो गए। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 1980s में, 1970s के इंडिया को देखते हैं, जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूरल बैकग्राउंड और इररिस्पेक्टिव ऑफ द दिस अर्बन बैकग्राउंड। तो वहां पे सबसे बड़ा तो एक बड़ा जो रीजन हुआ करता था, दैट वाज डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो देयर आर सॉर्ट ऑफ बहुत सारे मेंबर हुआ करते थे फैमिली के अंदर, तो एक ही बंदा काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसके बेस पे भी है राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर। अब राइट और ड्यूटी में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड ड्यूटी? अनमोल, दीपिका, वैष्णवी, सर, सतनाम, एनीबडी? हाँ जी अनमोल बताइए। राइट एंड ड्यूटी आर दी टू sides of the coin, they go hand in hand. ओके Right means your हक, duty means आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? निशी, कैन यू प्लीज टेल मी? अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को। As Satnam told, rights are the rights, like I have got many rights for everything I'm doing, and duties are the responsibility I'm having. This is चलो मैं rights अच्छा and एग्जाम्पल duties, दूंगा। like जीविका, पंकज कुमार, सर मैं बताऊं? कौन बात कर रहे सर हैं? मैं बताऊं? कौन बात कर रहे हैं? मयंक सिंह। मयंक सिंह। मयंक हाँ सिंह। मयंक, बताओ बिल्कुल बताओ बेटा, सामने आ जाओ। सर जो राइट होता है वो फैमिली का जो मेन मेंबर होता है, जो मुखिया होता है, उसके पास होता है, और ड्यूटी सबको असाइन करी जाती है। नॉट एग्जैक्टली, यू आर, आप अगले पॉइंट पे पहुंच गए हो, जब कि हम अभी हम जो प्रीवियस पॉइंट डिस्कस करें। कोई बात नहीं, दीपिका आप कुछ बोलना चाहोगे इसके अंदर? नहीं, चलिए ठीक है। जीविका आप बताओ, जीविका आप बताओ, जस्ट अ मिनट में नाम ले रहा हूँ बेटा। जीविका आप बताओ। राइट्स वो है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से असाइन किए जाते हैं। ओके, क्वाइट। मतलब ये तो दोनों चाहते हैं, बट हमारी जैसे हमारे लिए वो हमारे हक के लिए, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, वो चीज आप ऑलमोस्ट, आप बहुत पास पहुंच गए थे, पर थोड़ा सा डेविएट हो गए, नो प्रॉब्लम। सतनाम, अनमोल, जी सर। की बात होगी। साक्षी, वरुण, मनीष, कोई बताएगा? अपना हैंड रेस कर लीजिए प्लीज एक बार। पंकज, फरमान, हाँ जी, किस ने किए हैं? अनमोल, लायन एंड जीविका। हाँ जीविका बताओ बेटा, बताओ जीविका बताओ। अनमोल, हाँ जी, क्या ऐड करना चाहोगे इसके अंदर, बोलो। सर जो राइट्स हो गए हमारे, फॉर एग्जांपल राइट, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्टडी, दीज आर द राइट्स, बट व्हेन वी कम फॉर द, these are not the only rights we have. These are not the only sir, these are rights the we have. examples of the right, These are not the, these are the examples of yes, the right, these are the examples of the right. Correct. Go ahead. but when we come to the duty, like if I am earning member, then it is my duty to pay tax to the government, not to store from that. That is my duty. आई डोंट, मतलब आपकी ये ड्यूटी नहीं है, आपका ये भी, मतलब ये सरकार का राइट है कि वो आपसे टैक्स ले, बिकॉज में लीगल ऑब्लिगेशन बीच में है। चलो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, आप लोगों से काफी बात हो गई। सर, राइट बिकम्स अनदर्स ड्यूटी। इट्स नॉट लाइक दैट, आप लोग काफी हद तक करीब हो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं भी कंफ्यूजन आपकी दूर करता हूँ। लेट्स सर कोई ऐड करना, हेलो, कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी सर, त्यागी। हाँ प्रदीप, बताओ बेटा, बताओ। हाँ सर, राइट्स में क्या होता है, फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल राइट्स दिया जाता है, या सबको जो दिया जाए बराबर दिया जाएगा। ड्यूटीज में क्या होगा, कोई बड़ा है तो उसको उस हिसाब से ड्यूटी असाइन की, लेडीज उसको इंटरनली। नॉट एट ऑल। चलो अब मैं आप लोगों से कुछ बताऊंगा, आप लोग बोलोगे हाँ सर ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है,
देखो राइट्स वो होते हैं जो कि जिसके ऊपर लीगल सैंक्शन होती है, जैसा कि जीविका ने बताया, इवन अनमोल ने भी ये बात बोली। और ड्यूटीज वो होती है जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप याद करो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल राइट्स आर लीगली एनफोर्सेबल। आप अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट मूव कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट जो उसके सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल की गारंटी लेता है कि भैया आपको सुप्रीम कोर्ट हम हिंडर नहीं होने देंगे। वही अगर फंडामेंटल ड्यूटीज है तो स्टेट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यार तू ये भी कर दे, यार तू वो भी कर दे। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है, तो सर वो हाँ बताओ बताओ जीविका बताओ। सर जो राइट्स है वो हमारी सोशल लाइफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, यस मैम मतलब सोशल लाइफ के हाँ लिए जी हाँ जी, मैं होते उसी हैं। पे आ रहा हूँ। अब मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल के बाद आपको इन दोनों में डिफरेंस जिंदगी पर आपको दिक्कत नहीं करेगा। माय पॉइंट इज कि देखो, आप सभी के पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी होती है, कुछ एसेट्स होते हैं, ठीक है। और वो एसेट्स जो है बाय हेरिडेटरी आपके पास जाते हैं, तो दैट इज योर राइट। यू हैव अ शेयर इन योर पेरेंटल प्रॉपर्टी, इन योर ग्रैंड पेरेंटल प्रॉपर्टी, दैट इज योर राइट। बट क्या बूढ़े होते हुए माँ बाप की आप लोग क्या सेवा करोगे? दैट इज योर ड्यूटी। अगर आप इस चीज को इस तरीके से याद रखोगे तो जिंदगी भर आपको ये याद रहेगा। सेम थिंग हैपनिंग हियर आल्सो। जब जॉइंट फैमिली में राइट्स एंड ड्यूटीज की बात होती है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात होती है, डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस की बात होती है, तो ये हो जाता है कि जैसे कि बहुत पुरानी पिक्चर है, पता नहीं आप लोगों ने देखी अनिल कपूर की वन ऑफ द स्टार्टिंग मूवीज थी साहेब। साहेब देखी किसी ने? जिसमें फुटबॉलर था। वेरी वेरी नाइस मूवी, कभी टाइम मिला तो निकाल के देखना। देखो जब देखो मैं समझता हूँ जो बॉलीवुड है हमारा, बॉलीवुड जो है हमेशा कंटेम्प्रेरी मूवी बनाता रहा है टिल द ईयर 1990s, 19 टिल द ईयर 2000 तक, नहीं 1990s तक जो है कंटेम्प्रेरी मूवी में मतलब कैसे कि जो कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स है उस पे। सो अगर आप रोटी कपड़ा मकान को देखोगे, उपकार को देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि उस टाइम पे सारा का सारा जो है काला बाजारी चलता था, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग चलता था, वॉर हुई, ठीक है, वॉर हुई तरह तरह की। और उसके बाद जो रोटी कपड़ा मकान, सबसे बड़ा क्राइसिस ही था रोटी कपड़ा मकान, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस था। तो वो सारी मूवी उस टाइम पे बनी। द महाजन सिस्टम जो हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, उसको कितना ब्यूटीफुली दिखाया गया उसके अंदर, अगर आप लोग याद करो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ साहेब मूवी जो बनी थी वो ज्वाइंट फैमिली में बनी थी। और ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या था कि उसके अंदर ये था कि राइट्स एंड ड्यूटीज के ऑब्लिगेशंस को जो है दिखाएंगे थे उसके अंदर। तो राइट क्या था कि भाई बूढ़े बाप के पास घर था, एवरीबडी वाज लाइक दिस कि हमारा इसमें शेयर है। बट अगर ड्यूटीज की बात आ रही थी, बेटी की शादी की बात आ रही थी, तो एवरीबडी वाज लाइक रेजिंग देयर हैंड एक्सेप्ट अनिल कपूर। तो बिकॉज ही वाज द हीरो, तो स्क्रिप्ट इस तरह से लिखा जाएगा कि उसको हीरो बनाया जाए। बट दैट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन दैट एरा ऑफ दैट टाइम्स कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ये एक बहुत बड़ा इशू है। राइट्स एंड ड्यूटीज में, राइट एंड ड्यूटीज के अंदर क्या है भैया, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिला, और किसको क्या काम करना है या क्या काम करना पड़ेगा। इसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज को टूटते हुए देखा है विद इन द फैमिली, विद इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ दैट टाइम। तो आई होप ये चीज आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गई है, ठीक है। सो अब राइट एंड डिवीजन हो गया। अब दूसरा चीज है सब स्ट्रक्चर ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी, कंट्रोल ओवर एक्शंस। अभी किसी बच्चे ने बोला था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक प्रदीप त्यागी जी ने बोला था। इन्होंने ये बोला था कि भैया जो राइट्स होंगे सबके पास होंगे। नहीं, जब हम लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हुआ करते थे, तो जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था मोस्टली मेल। क्यों ऐसा क्यों? मोस्टली मेल इसलिए क्योंकि पेट्रियार्की है। हाँ निशी बताओ, पेट्रियार्की है, यही बताओगे? कुछ और पॉइंट है? ओके, आई गॉट योर पॉइंट। सो बेसिकली मेल क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रियार्कल सिस्टम है। पेट्रियार्कल सिस्टम में क्या होता है, जो लीनिएज होती है, जो आपकी जो फैमिली, जो आपके जो लीनिएज जो काउंट करी जाएगी, वो मेल मेंबरशिप से काउंट करी जाती है। मेट्रियार्की में इसका उल्टा होता है। तो हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे सोशियोलॉजी के। ये जो मैं मेट्रियार्की पेट्रियार्की जो बातें बोल रहा हूँ, ये दीज आर द इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। So we are not supposed to go there. हमें बस ऊपर से पता होना चाहिए, because we are supposed to write answers in GS, not for the sociology optional here. Fine. So what does it mean? जो हमारी जो पावर अथॉरिटी है, बेसिकली क्या होता है कि आज भी मैं देखता हूँ कि कई सारे, अगर मैं जब अपने गांव की तरफ जाता हूँ, तो आई फाइंड many such kind joint family system, और जिसके अंदर जो फाइनेंशियल का कंट्रोल होता है, जो फाइनेंशियल का कंट्रोल होगा, वो सबसे बूढ़े जो हमारे बाबा जी होंगे उस फैमिली के, उनके पास होगा। इवन पंजाब में भी ऐसा बहुत होता है। सतनाम जी, आप आएंगे सामने एक बार? सतनाम, हाँ जी हाँ जी। आप ऐसा देखते हैं पंजाब के अंदर जो सबसे पुराने बाबा जी, सबसे बूढ़े बाबा जी होते हैं, उनके पास सारा कंट्रोल होता है। कई फैमिलीज में ऐसा, पंजाब के अगर आप किसी गांव में जाते हैं, इवन अनमोल, यू वर्क इन राजस्थान में भी ये चीज, हरियाणा में बहुत तगड़ा है आज भी चीज।
वेस्टर्न यूपी में बहुत बहुत जबरदस्त है इस तरह की चीजें। पीपल फ्रॉम राजपूत कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी, मैंने चीज देखी है कि बहुत जबरदस्त इस तरह से चलता है। तो बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे तो कंट्रोल होगा। अब सपोज करो कि एक फैमिली है, एक फैमिली में 5 जनरेशन, 3 से 3 जनरेशन एक साथ रह रही है, दादाजी, पेरेंट्स एंड बच्चे, ठीक है। अब एक कपल के टॉप मोस्ट लेवल पे एक कपल है, दादा दादी, उनके 3 बच्चे हैं। उन तीनों बच्चों, 3 लड़के हैं, तीनों की शादियां हो चुकी हैं और उन तीनों के 2-2 बच्चे हैं। तो कैन यू सी द हायरार्की? अब सारे बच्चे जो हैं अपनी टीनेज में पहुंच रहे हैं, 11th-12th में पहुंच रहे हैं, दे ऑल आर स्टडीइंग इन अ गुड स्कूल। सो व्हाट दे विल नीड? ऑब्वियस सी बात है, उनको सबको फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वो सब चीजें चाहिए जो उनके कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स के पास है। अग्री करते हो इस चीज को? तो अब क्या हुआ, किसी बच्चे को आईफोन दिलाया, किसी को एंड्रॉइड दिलाया, तो क्या होगा इस केस में जो है इक्वालिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट मोस्टली जब हम देखते हैं कि इसको हम बेसिकली फ्यूडल सॉर्ट ऑफ फैमिली बोल सकते हैं, जहां पे पेट्रियार्की से चीजें चल रही हैं। ड्यूटीज को है ऑब्लिगेट किया जाता है, ड्यूटीज को जो है डेजिग्नेट किया जाता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली में। लाइक अगर सपोज करो घर में 2 बहुएं हैं, तो एक दिन झाड़ू ये मारेगी, एक दिन झाड़ू वो मारेंगे। अदर देन the lockdown system, the lockdown period, fine. No double quotes are there, fine. So this is the way we have to understand the society of India, फाइन। अगले 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 पॉइंट पे चलते हैं। अपने आप को म्यूट रखिएगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को अनम्यूट करने को बोलूंगा। फिर है जॉइंट फैमिली एंड जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन होती है, बिटवीन एक बाप और बेटे के बीच में, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, एक बच्चे और चिल्ड्रन के बीच में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो बाप और बेटे का रिश्ता बड़ा स्ट्रांग होगा। वहीं अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो वहां पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत, क्योंकि प्रिवेसी इज द इशू। प्रिवेसी इज गोइंग टू बी द बिग थिंग देयर, ठीक है। तो इस चीज को हम इस चीज को समझते हैं। एलन रॉस की हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली। गाइस वैसे तो फैमिली की 50 डेफिनेशन 50 सोशियोलॉजिस्ट ने दी हुई है, बट ये जो एलियन रॉस की डेफिनेशन मैंने निकाली है आफ्टर रीडिंग मल्टीपल बुक्स, तो मुझे समझ में आता है कि ये जो डेफिनेशन है मोस्टली हमारे इंडियन सोसाइटी के ऊपर बहुत सेट बैठती है। तो इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा और इसकी व्याख्या या इसकी एक्सप्लेनेशन करने का भी तरीका आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से कीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली में, पर इससे पहले मैं आप सभी का इनपुट चाहूंगा। आप सभी लोग सामने आइए, लेट्स हैव अ डिस्कशन। What is the difference between joint family and the nuclear family, and which is good? One by one, please raise your hand first, and then after you have to speak. Okay, so I will. Okay, I'm initiating it. So my question is, what is the difference between joint family and the nuclear family, and which is the best format of the family? So I'm starting up initiating it with the Nishi. Nishi, you have raised your hand. Kindly unmute yourself and come forward. The nuclear family is comparatively a smaller family, and we can see a few people in that. And when we talk about a joint family, it's a comparatively large family, and there are in my belief system, because I belong to a nuclear family, so I have seen this thing that nuclear family is better than a joint family because there are less issues, and you four live each other very nicely, and privacy and self expression का ज्यादा मौका होता है ना, इंसिडेंट ज्यादा होता है। यस सर। और सर इसके अलावा जो है मनी रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं, एज यू हैव मेंशन के अगर जॉइंट फैमिली है तो सबको पैसे चाहिए पेट्रियार्कल सिस्टम में, तो वो थोड़े कम इश्यूज होते हैं क्योंकि लिमिटेड लोग हैं। सो जॉइंट फैमिली के अंदर सपोर्ट ज़्यादा है, बट न्यूक्लियर फैमिली में आई गेस it is comparatively better. Good enough. Who is next? Deepika, you want to say something? Deepika, can you hear me? चलिए, who is next? जीविका। जीविका चाहत, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ जीविका, बताओ बेटा। तो न्यूक्लियर फैमिली में ये है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन रहते हैं, उसमें हस्बैंड मतलब अगर ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली निकली है तो मतलब जो हस्बैंड वाइफ और उनके ऑफस्प्रिंग्स है उनमें प्राइवेसी होगी, हर एक की अपने अपने इक्वालिटी होगी। और ज्वाइंट फैमिली में ये है कि इक्वालिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक को कोई चीज एक जैसे मतलब सपोज मेरे फादर है, बट तो आगे जो उनके ब्रदर होंगे, अगर उन्हें मेरे पापा को कार लेके दी, अगर उन्हें लेके दी, ऑब्वियसली लड़ाई होगी। इक्वालिटी मेंटेन करना ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक और फैक्टर ये भी होता है कि इनइक्वालिटी इन द अर्निंग इनकम ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली।
It's a big factor. Yes. But पहले मैं 70s 80s की बात करूँ ना, mostly people were indulged into this farming वाला activity, like farming and this domestication of animal वाला activity. तो वहां पे generally पता होती थी कि income है क्या. ठीक है. Okay, next is Anmol Nair. Anmol, please tell your points. Sir, joint family and the nuclear family, in both the terms, they are quite good, because if we compare the joint family, that they are the superior guidance of the elder members of the family, where they can guide from their from their experiences. Then what in terms of, if I say, the financial crisis is there, so they can betterly handle and tell their offsprings and what to do and what not to Okay. do. But in terms of nuclear मतलब family, there are lack of okay, guidance. you are telling this thing कि अगर जॉइंट फैमिली होती है तो जो जो बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर बेटर हो जाती है. Like संस्कार, Yes, sir, in like terms of that. संस्कार and like संस्कार and everything, like ethics and everything. It's a nice point. Ethics and But all. at the same time अगर हम बात करें कि अगर अगर जॉइंट फैमिली है तो बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होगी, बच्चों की जो सिक्योरिटी होगी, बच्चों के संस्कार जो होंगे, बच्चों का जो एनवायरमेंट होगा, दैट इज बेटर. So we are just having a discussion between joint family and the nuclear family. Good point, Anmol. And anything else you want to add in this? Sir, It's okay. It's Sir. okay. not It's okay. really. Not. चाहत, your point please. सतनाम, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं. हाँ जी. चाहत, कैमरा खराब है आपका, सामने आ सकते हो, सामने आ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा. चाहत, कैन यू हियर मी? ओके, हमारे साथ एक बंदे जुड़े हैं, पोको फोन. आपका नाम क्या है? और 112809 अपना नाम बताइए प्लीज. अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो मुझे कल की तरह आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा. प्लीज गाइस, 2 मिनट दीजिए प्लीज. सम न्यू मेंबर्स हैव बीन एडेड इन द क्लास, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं यहाँ पे. आप अपना नाम बताएंगे या मैं आपको क्लास से बाहर करूं? प्लीज, आप ऐसा क्यों करते हैं? चैट पे ही बता दो, प्राइवेटली बता दो. नो प्रॉब्लम. चलो, बाय बाय, टेक केयर. ओके गाइस, आप लोग जब क्लास में, आप सभी तो खैर काफी एक्टिव हैं, बाकी बच्चे हैं. पोकोफोन, एक मिनट. पोकोफोन, आपका नाम क्या है? पोकोफोन, व्हाट्स योर नेम? अपना नाम चैट में लिखो, अदरवाइज आई विल बी, मतलब आपको क्लास से बाहर कर दूंगा 5 मिनट के बाद. ठीक है, अपना नाम लिखो फटाफट. हाँ जी, हु इज नेक्स्ट? ओके, सतनाम सिंह जी, प्लीज टेल मी, आपका क्या कहना है इस पे? सामने आ जाइए, कैमरा ठीक है, सामने आ जाइए. हाँ जी. जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर joint family dependency is very much. Joint family is an extended family, right? Dependency in terms of what? In terms of any kind of help, best quality, joint family, समझा नहीं, थोड़ा सा right? elaborate करो उसको, थोड़ा सा elaborate करो, समझ नहीं आ रहा थोड़ा. Dependency, that if in any case any member of the family, he or she wants any help regarding financially, career guidance, or any job or Correct. anything, so they can approach to multiple people, Correct. right? Correct. Then there is unity in joint family. Unity in joint family. Joint family. It's a big thing. Then yeah, then there is social insurance, like joint Very nice point. family क्या आप support. राम सिंह जी, इनफैक्ट सारे बच्चों को बता दो, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, सोशल इंश्योरेंस. बहुत कमाल का वर्ड है, बहुत यूनिक वर्ड है. इसको आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए. आंसर राइटिंग होए तो उसमें जरूर डालिएगा इसको, कभी जहां मौका मिले. हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए. Then if we switch to nuclear family, the nuclear family is more freedom. There is a bonding. Nuclear family is based upon the sibling connection mainly. So bonding is very much strong in the nuclear family. Then there is kids preference. Then nuclear families face very few quarrels when compared to a joint family. But if we have to choose from joint and nuclear family, then there is only one striking point that comes and it is very dominating, that is financial stability. Because in today's era and living in a developing nation, financial stability is the most important factor. The nuclear families are more financially stable because there are better opportunities in life Fair enough. for the children. Satnam, Financials get what is your sorted. education? I am BTech. BTech. And are you been studying for this UPSC since a long time? No, I just started in Okay, you April started in during this lockdown. Okay, you are taking the full fruits of lockdown. Great enough, good enough. While it was a nice explanation, very nice explanation, and it was structured also.
बेसिकली क्या होती है, हम सबके पास एक्सप्लेनेशन होती है, स्ट्रक्चरिंग मिसिंग होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग है सतनाम सिंह, you know, high five for you. Fine. Next, who is going to talk about Farman Safi? You want to add something? Pradeep Tyagi, नो सर। वैष्णवी बेटा कुछ कहोगे इसके अंदर? आप जॉइंट फैमिली वर्सेस जो न्यूक्लियर फैमिली चल रहा है उसके अंदर कुछ कहोगे आप? ओके, वरुण कुछ कहोगे बेटा, कुछ कहना चाहोगे इसके अंदर? हाँ Yes, बताओ sir. वरुण। So the last member said that there are less chances of conflicts in nuclear family. But there is one point. If there a conflict occurs in nuclear family, then there are more chances that it will become disaster. But in joint family, chances of reconciliation are more because the elders and the other members Your voice may. is breaking out. आप थोड़ा तेज बोलिए, दोबारा बोलिए प्लीज। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही आपकी, थोड़ा तेज बोलिए। Sir, I think more stable because if there are disputes in joint family, so they both partners can be reconciled by the other elder members and other members. ओके फाइन, आपकी आधी आधी बात आई। आप एक Good काम between करिए husband वरुण and जी, आप एक wife. काम करिए, चैट बॉक्स में डालिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज आपकी आवाज बहुत कट Okay, रही है। sir. ठीक है, ठीक है। दीपक जलाल सामने आइए आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बेटा इसके अंदर? दीपक जलाल। No, तो कोई अच्छा, point अभी नहीं है. आप अभी जो मनीष राजौरा, यू वांट टू ऐड समथिंग? मनीष राजौरा। ओके, दीपिका। फाइन गाइस। मयंक सिंह, आपसे बात नहीं हुई। मयंक सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अंदर? मयंक सिंह, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? एंड फाइनली पोकोफोन। आप लोग नाम क्यों नहीं बता? चलो फिर आप भी बाय बाय। क्या करें, सॉरी बट आई हैव टू एक्सक्लूड यू फ्रॉम द क्लास। फाइन, ओके गाइस, काफी डिस्कशन हो गया। अब हम लोग इसकी जो है डेफिनेशन उस पे जाते हैं। फाइन, सो जॉइंट फैमिली से शुरुआत करते हैं। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली, दैट इज कॉमन रेसिडेंस, कॉमन किचन, कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन फैमिली वर्शिप एंड सम कॉमन किनशिप रिलेशनशिप। ठीक है, ये पांच जो है फैक्टर डिफाइन करे हैं। कई सारे सोल्यूशन से अलग अलग बात करते हैं, तो ये 5 फैक्टर है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली के 5 फीचर्स हैं। ठीक है, the word common for joint property is used in this context refer to that all the living male and female members up to 3 generation have a share in a common parental property. तो दिस इज द थिंग, जहां पे हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पे 3 जनरेशन एक साथ रह रही है और तीनों जनरेशन का कुछ ना कुछ शेयर है उस कॉमन पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर, तो वहां पे कॉमन प्रॉपर्टी है। वही अगर बात करें को रेसिडेंस एंड कॉमन किचन, ये बेसिकली इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन नहीं है। अगर हम को रेसिडेंस की बात करें, अगर एक फैमिली के अंदर जॉइंट फैमिली को फॉलो कर रही है तो उसके अंदर होता क्या है कि सॉरी, ओके जस्ट अ मिनट। तो अगर एक फैमिली जॉइंट फैमिली में रह रही है तो को रेसिडेंस इज द कॉमन थिंग। बड़ा घर होगा, सबको एक रूम अलॉटेड होंगे, तो दैट वुड बी अ थिंग। किचन कॉमन होगी, सब लोग जो है मिलके एक ही तरह खाना बनेगा, वही सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, बट व्हेन द टू फैमिलीज, ओहो क्या हो रहा है? आप में से कोई एनोटेट कर रहा है क्या? जस्ट अ मिनट, मुझे एक मिनट बंद कर देने दीजिए इसको। कर दिया, ठीक है। मनीष, ओके, मनीष राजौरा जी का पॉइंट आ गया हमारे पास। सर जैसा भी है, भाई कह रहे थे कि बच्चों की स्टडी बेटर होती है और पर जॉइंट में बड़े बच्चों के उनके माँ बाप के अलावा और भी पैसे नहीं लगते जाते। फाइन, ये पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। So when the two families having kinship relationship are living separately but functioning under the common authority, it will be a joint family. It's called as functional joint family. अब ये क्या सीन है? What is functional joint family? मतलब एक भाई जो है गांव में रह रहा है, एक भाई शहर में नौकरी कर रहा है, but they are working under the same authority. That would be called as functional joint family. And when a joint family consists of a grandparents, parents, and grandsons, डॉटर्स, इट वी कॉल्ड एज लीनियर जॉइंट फैमिली। ठीक है, लीनियर जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन क्या है कि एक फैमिली के अंदर जो है ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा? व्हेन मैरिड ब्रदर्स अलोंग विद देयर वाइफ्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग लिव टुगेदर। ठीक है, अगर एक ही फैमिली के अंदर जो है दो भाई आपस में जी रहे हैं, आपस में एक ही फैमिली के अंदर रह रहे हैं, उनके बच्चे एक साथ रह रहे हैं, सारे एक साथ, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल जॉइंट फैमिली। वही अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तो इट्स अब बेसिकली क्या होगा? अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होगा। अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। देखो, दो तरह की फैमिली होती है, एक होती है लिबरल फैमिली या फिर अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है कि पावर टू मेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ हेड ऑफ द फैमिली।
जैसे कि मैंने बताया पेट्रियार्की, ठीक है। तो सपोज करो कि एक फैमिली के अंदर गाड़ी खरीदनी है, तो सबसे बड़े जो मेंबर उनको समझ में है गाड़ी खरीदनी है, तो वो क्या करेंगे, सबसे जो है ले लेंगे, कोई बोलेगा वरना खरीदनी है, कोई बोलेगा सियाज खरीदनी है, कोई बोलेगा एक्स खरीदनी है, बाइक खरीदनी है। बट क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली, वो बोलेंगे इको खरीदनी है। इको क्यों खरीदनी है कि सब लोग एक ही गाड़ी में आ जाएंगे, तो जॉइंट फैमिली मेंटेन रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिविजुअल की विशेष होंगे उसके अंदर जो है एक तरह का सेटबैक लगेगा। वहीं कॉन्ट्रोरी टू दिस देयर इज डेमोक्रेटिक फैमिली, ठीक है, एंड हियर द अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द मोर इंडिविजुअल। तो दो तरह की फैमिलीज के और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पावर एंड कंट्रोल। एक होता है अथॉरिटेरियन, एक होता है डेमोक्रेटिक। तो ये जो दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, ये आपके न्यूक्लियर फैमिली में भी हो सकते हैं और ये आपके उसमें भी हो सकते हैं। क्या नाम है, जस्ट अ मिनट, ये आपके अथॉरिटी मतलब ज्वाइंट फैमिली में भी हो सकते हैं और ये आपके उसमें उसमें भी हो सकते हैं। फाइन, वरुण आपकी आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। आपका पॉइंट आया, मैं देखता हूँ उसको, ठीक है। अभी मैं क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, तो जल्दी आपसे आई विल गेट बैक टू यू। तो देखो दो तरह की चीजें हैं, चाहे ज्वाइंट फैमिली हो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, उसके अंदर दो फर्दर सब स्ट्रक्चरिंग हो सकती है। जैसे कि अथॉरिटेरियन का मतलब है कि भैया पापा से सब लोग डरते हैं। एक टाइम था जब हर कोई जो है अपने पापा से डरा करता था। आजकल जो ये पापा लोग लिबरल हो गए हैं, ठीक है, आजकल जो पापा लोग लिबरल हो गए हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, मतलब पेरेंट्स जो है चीजों को छुपाने की जगह बच्चों से बात करके डिस्कशन करते हैं। अगर पहले था कि हमारे टाइम में, मतलब मैं अपनी अगर मैं अपनी बात ही करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि पापा मुझे क्रिकेट खेलना है या मुझे बैट चाहिए, तो उसके ऊपर 50 क्वेश्चन और मोस्टली ना। बट अगर मैं अपनी जनरेशन को देखता हूँ, जैसे मैं अपने फैमिली के अंदर और बच्चों को देखता हूँ आज के डेट में, अगर उनके बच्चे कुछ कहते हैं, लाइक अगर मेरी नीस कुछ अपने फादर को बोलती है, मेरे नेफ्यू कुछ अपने फादर को बोलते हैं, तो वो चीज कंसिडर की जाती है। उस पर एक वन टू वन डिस्कशन होता है, एक फ्रेंड के डिस्कशन होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर। फाइन, तो डेमोक्रेटिक फैमिलीज आर ऑन राइज ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फैमिली कल्चर। न्यूक्लियर फैमिली कल्चर के अंदर जो डेमोक्रेटिक फैमिली सिस्टम ज्यादा देखा गया है, और ज्वाइंट फैमिली के अंदर अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर इसलिए ज्यादा देखा गया क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, हाथ डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर सबऑर्डिनेट टू द इंटरेस्ट ऑफ फैमिली। देखो मैंने एक बात बोली, अगर ज्वाइंट फैमिली होगी, जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होगा वो फैमिली के इंटरेस्ट के सबऑर्डिनेट होगा। तो लेट्स होगी एक बार ज्वाइंट फैमिली है जहाँ पे जहाँ पे 3 जनरेशन साथ रह रही हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद दो तीन ब्रदर्स हैं, उनकी पूरी फैमिली साथ रह रही है। तो उसमें सपोज करो कि एक भाई सबको वेकेशन पे जाना है, लेट्स से वेकेशन पे जाना है, तो एक भाई सोच रहा है कि वो सब लोगों को गोवा लेके जाए, दूसरा भाई सोच रहा है कि वो हर एक को पहाड़ों पे लेके जाए, तीसरा भाई कुछ सोच ही नहीं सकता, वो ऐसा सही है। बट पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चों को तीर्थ पे लेके जाए, बालाजी के मंदिर लेके जाए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो जो है वो दब गया एज कम्पेयर टू द एनी अदर्स इंटरेस्ट, ठीक है। स्टेटस ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिफाइंड बाय द एज एंड रिलेशनशिप। फेटर्नल रिलेशनशिप, अच्छा यहाँ पे जो है फेटर्नल रिलेशनशिप आर गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर कॉग्निटिव रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 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 रिलेशनशिप भाई भतीजे के जो होता है ना, भाईचारा या फिर भाई भतीजावाद जैसे बोलेंगे, जहाँ पे जो है फेटर्नल जो भाईचारा, फेटर्नल का मतलब ही होता है भाईचारा, ठीक है। भाईचारा जो है बहुत ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कॉग्निटिव रिलेशनशिप। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो होगा वो सबऑर्डिनेट होगा ओवर द सन एंड फादर रिलेशनशिप एंड ओवर द ब्रदर एंड ब्रदर रिलेशनशिप। तो दैट इज ऑल्सो फीचर जो कि बहुत कॉमनली विटनेस किया जा सकता है इंडियन सोसाइटी में जहाँ ज्वाइंट फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। मतलब भाई बाप पहले और बीवी एंड बच्चा बाद में। तो बेसिकली क्या हुआ, फेटर्नल रिलेशनशिप को ऊपर रखा जा रहा है एज कम्पेयर टू कॉग्निटिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज family function on the ideals of joint responsibility. If father takes loan to marry his daughter, and then it would be responsibility of the sons to repay the loan. So again साहेब वाली मूवी का जो है पूरा इस पूरी 2 लाइन में साहेब मूवी का पूरा क्रक्स आ जाता है कि उसमें बेटी की शादी करनी होती है, फादर के पास पैसे नहीं होते हैं, दो भाई कमा रहे होते हैं, वो पैसे देते नहीं है, एंड साहेब अल्टीमेटली अपनी किडनी बेच के पैसा देता है, समथिंग लाइक दैट। इमोशनल स्टफ है बहुत। बट बेसिकली क्या होता है ज्वाइंट फैमिली के अंदर, अगर फादर ने लोन ले लिया तो उसको चुकाने का जो वो रहेगा, जिम्मा जो रहेगा उसके उनके बच्चों पर रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो फीचर ऑफ ज्वाइंट फैमिली। एंड फाइनली द अथॉरिटी इन द फैमिली टू बी डिसाइडेड बाय द सीनियरिटी अप्लाई टू द बोथ सेक्सेस। तो सबसे बाय डिफॉल्ट जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, ठीक है, irrespective of the gender, he or she will be the head of the family and he and she will take the decisions. उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू द फैमिली। तो इसके लिए तो आप यार कॉमन सेंस की बात है, कोई भी क्या नाम है, एकता कपूर का कोई भी सीरियल देख लो, आपको नजर आ जाएगा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। उसमें तो 5-5 जनरेशन साथ साथ दिखाते किसी के सीरियल में, तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
अब हमारा जो अगला फीचर है, आप लोग सामने आइए प्लीज। हम लोगों ने अभी बात करी, हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को अभी हम लोगों ने टेकअप किया, जिसको हमने बोला ज्वाइंट फैमिली के बारे में बात करी। तो आई थिंक आप लोगों के, अगर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछूं, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स। वुड यू बी एबल टू राइट द आंसर्स? फाइन, गुड इनफ। नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज किनशिप। किनशिप क्या होता है, कोई बताएगा? किनशिप किनशिप होता है जैसे कि ब्लड रिलेशंस हो गए, एंड ब्लड रिलेशन से होते हैं मतलब जनरेशन टू जनरेशन, और जैसे मतलब कि हमारा दूर के चाचा, दूर के चाचा, दूर के मामा। हाँ, वो ब्लड रिलेशन हो गया ना, तो उन्हें भी किनशिप बोला दूर जाता की है। मौसी, दूर के चाचा, दूर के मामा, समथिंग लाइक दैट, किनशिप। ठीक है, हाँ जी, हाँ किनशिप को जी। बेसिकली इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं ये अगला फीचर है हमारी सोसाइटी का, इसके बारे में पढ़ाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैन इज अ सोशल एनिमल। सिंपल सी बात है, हम सभी लोग फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। मैन इज अ सोशल एनिमल का मतलब ये होता है कि हम सभी लोग जो है सोसाइटी में रहने वाले, मतलब ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियन की बात करें, हम लोग इंडिविजुअलिटी में नहीं रहते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कि 7 बिलियन के आसपास है, अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देख लो, तो हार्डली 0.1 या 0.2% लोग ऐसे होंगे जो कि आइसोलेशन में या फिर अलग रहते होंगे। बाकी 99.99%, 98% लोग जो हैं किसी ना किसी तरीके से लोगों से जुड़ के रहते हैं। ठीक है, सो he or she lives with his kin in the society. Since his birth, he is accompanied by a number of people in his life, like relatives, neighbors, and friends. आप देख सकते हो, जब जिस दिन से आपका जन्म होता है उस दिन के बाद ही जो है, जैसे आपका जन्म हो जाएगा, जैसे आप बॉर्न हो जाओगे, 50 लोग आपको देखने के लिए आते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं। ऑल दो आप उनको समझो नहीं समझो उस टाइम पे, बिकॉज आप बहुत छोटे हो, बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो तो आप देखते हो कि आपके पड़ोस में आपके आपके घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं। मतलब रिलेटिव्स में आपके मदर के साइड के लोग आ रहे हैं, आपके फादर के साइड के लोग आ रहे हैं, आपके बहुत सारे नेबर्स हैं। ठीक है, नेबर्स हैं, फिर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते चले जाते हैं। आप स्कूल में जाओगे, आप प्री स्कूल में जाओगे, आप स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, फिर आप जॉब करोगे, तो हर जगह आपके फ्रेंड्स बनते चले जाएंगे। तो बेसिकली इंसान कभी अकेला रहता नहीं है, बट ही और शी इज बाउंडेड टू अ पीपल हु आर रिलेटेड टू देम ईदर ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड और डिसेंट और मैरिज। ठीक है, बट जो भी इंसान होगा वो अपने कुछ रिलेटिव कुछ रिश्तों से जो है बाउंडेड रहता है, जैसे कि कुछ रिश्ते जो खून के होते हैं, कुछ रिश्ते जो डिसेंट के होते हैं, और मैरिज के रिश्ते जो होते हैं। डिसेंट मतलब लीनियज। ठीक है, जहाँ दूर के मामा चाचा आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। ठीक है, डिसेंट के बारे में समझेंगे अगले चैप्टर के अंदर। द पीपल बाइंड्स बाय ब्लड रिलेशन और मैरिज और अडॉप्शन कॉल्ड एज किनशिप। तो दिस इज द डेफिनेशन, काइंडली इसको कोट कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। तो अगर हम सिंपल वर्ड से बात करते हैं, किनशिप इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, ब्लड, मैरिज और अडैप्टेशन which binds the people together as a group. So that is called kinship. अपने बहुत मजेदार एग्जांपल्स आने वाले हैं। किनशिप की बात करें, अगेन इट इज अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्ल्ड के हर एक नूक एंड कॉर्नर में पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, किनशिप gives an identity to the relationship of a man with the people surrounded around him in the blood relation or casual relations. ठीक है, it plays a very important role of socialization of individuals and maintenance of unity. ठीक है, इन सब चीजों में रोल प्ले करती है किनशिप। नाउ किनशिप जो होती है कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ किनशिप के बारे में बात करेंगे। सो दो तरह की बेसिकली होती है। तो पहला है एफिनियल किनशिप, दूसरा है कंसैग्नियस। ठीक है, तो एफिनियल की बात करते हैं। एफिनियल किनशिप इज अ बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड एज सून एज मैरिज टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसे आपकी शादी हो जाती है तो एफिनियल किनशिप जो है रेडी हो जाती है। हियर अ मैन एंड अ वुमन, अगेन मैरिज में देखो दो जेंडर की बात हो रही है। सतनाम थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे मैन और वुमन दो की बात हो रही है, मतलब मैरिज में दो जेंडर्स की बात हो रही है। बोथ एंटर इनटू न्यू रिलेशनशिप नॉट ओनली विद ईच अदर बट ऑल्सो विद मेनी अदर। मतलब खाली जो है एक हस्बैंड, खाली एक लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही। जब लड़का की शादी हो रही है तो उसके 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 अपोजिट में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड लड़की के जितने भी रिलेटिव दूर के बाय डिफॉल्ट उसके रिलेटिव बन जाएंगे। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, लड़के के साइड में जितने भी लोग होंगे तो लड़की के लिए भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड जितने भी रिलेशनशिप होंगे लड़के के वो सब भी बन जाएंगे। वो भी उनके इंडायरेक्ट या दूर के रिलेटिव्स ऑलरेडी बन जाएंगे। तो किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन आ जाएगा। कनेक्शन क्या होगा? द कपल वुड बी द कनेक्शन। जो कपल होगा दैट वुड बी द कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, इसको आप समझिए। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन आफ्टर मैरिज नॉट बिकम हस्बैंड और वाइफ, नेचुरल सी बात है। ही और शी ऑल्सो बिकम ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर। वही जो लड़कियां होती है वो सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ बन जाती हैं एक साथ। फाइन, तो दीस सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज एफिनियल किनशिप। अब
हम बात करें कंसैग्निस। कंसैग्निस का मतलब होता है ब्लड, ब्लड, ठीक है। The difference between the consanguineous and affiliation is about the blood relation. Consanguineous kins are related to through the blood, whereas affilial are related to the marriage. This is a difference. So a child other than the biological relation through adoption who is socially recognized as a member of family is also a consanguineous kin. तो अगर किसी फैमिली ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है तो थ्रू सोशल नॉर्म्स या सोशली रिकॉग्नाइज तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है तो वो भी उस फैमिली का कंसैग्नियस किन ही माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। अब ये जो है, अब कौन कौन होते हैं कंसैग्नियस किन? आप जितने भी आप वो देख सकते हो, अपने कजन ब्रदर सिस्टर्स को देख लो, दे ऑल वुड बी योर कंसैग्नियस किन्स, ठीक है। जैसे सन, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, नेफ्यू, कजन, जितने भी आप लोग बाय ब्लड, जैसे कि आपकी मासी का बेटा, ठीक है, आपकी मासी की बेटी, मतलब बेसिकली जो है बॉन्डिंग जो होती है कजन्स के बीच में बहुत स्ट्रांग होती है अगर वो साथ बड़े हो रहे हो, अगर वो आसपास रह रहे हो। अगर स्टेट वाइज डिफरेंस होता चला जाएगा तो वो डिफरेंस कम होता, वो जो बॉन्डिंग है कम होती चली जाती है। बेसिकली इंटरेक्शन का फर्क होता है, अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो बॉन्डिंग अच्छी, इंटरेक्शन कम है तो बॉन्डिंग कम होगी। तो बेसिकली ये होता है कंसैग्नियस किनशिप। फाइन, मूविंग अहेड, फर्दर किनशिप इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नियरनेस ऑफ डिस्टेंस। अब देखो, अब जैसे कि कोई किनशिप को अब जो है डिस्टेंस के बेस पे भी किनशिप को डिफाइन किया गया है, जैसे कि प्राइमरी किन्स एंड द सेकेंडरी किन्स। सतनाम सिंह बताओ क्या क्वेश्चन है बेटा, आपने रेज किया है, पूछो। सर कंसैग्नियस, पीछे जाना 2 मिनट, जो आपने अभी पढ़ा है हाँ, कंसैग्नियस किनशिप, उसमें ये लिखा गया है कि जो हमारे कजन्स वगैरह हैं, कंसैग्नियस का पहला मतलब यहाँ पे ये निकलता है ना कि ब्लड रिलेटेड जो है हमारे, बाय ब्लड होता है। हाँ, तो इसमें हम वो वाली कैटेगरी भी ले रहे हैं, राइट, कि जो हमारे कजन्स हैं, कजन्स करेक्ट? अगर आप देखो, मैं दूर के कजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब देखो गांव में 2 तरह के कजन्स होते हैं। आप गांव के पड़ोसी वाले घर के भी चाचा ताया बोलोगे, ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट जो ओरिजिनल होंगे उनको तो वो तो तुम्हारे कंसैग्नियस किन होंगे ही होंगे। नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया। मान लो मासी, हाँ, चाचा, हाँ, मामा, हाँ। राइट, इनके तो मान लो अगर मुझे मान लो अगर मेरे कोई रिलेशन है, जो मासी है, मान लो वो बाहर रहते हैं फॉरेन में, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं स्पॉन्सर करते हूँ आपका आना फॉरेन कंट्री में, आप आ सकते हो, बट ये लीगली सर एक वो है इनका गवर्नमेंट ऑफ, आई डोंट थिंक कि इंडिया या किसी दूसरी देश का, कि जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होता है उसमें एक कैटेगरी और जोड़ी हुई है इन्होंने, कि जो डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव होता है ना, सिर्फ उसको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे वैसी कोई बाइफर्केशन नहीं कर रखी इन्होंने कि कंसैग्नियस में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, क्या वो एग्जिस्ट करती है कि इट इज जस्ट फॉर दी, इंडिया ने या किसी भी गवर्नमेंट ने अगर जो डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव होते हैं उनको उनके बारे में जो गाइडलाइंस जारी करी है, उसके लिए हमें वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का गाइडलाइन देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें कंसैग्नियस की, अगली जो स्लाइड है उसमें हम इसी बात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर प्राइमरी किन्स एंड व्हाट आर टर्शियरी किन्स, ठीक है। अब ये जो होगा ये ऑन द बेस ऑफ योर डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका जो आंसर है उसके आंसर के लिए आई हैव टू चेक आउट विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि आप किस क्लॉज की बात कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज दैट इज अ रूल, दैट इज अ लॉ इज बेसिकली मेड बाय लेजिस्लेचर्स, बट सोशियोलॉजी इज बीइंग रिटन बाय द सोशल साइंटिस्ट हु हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो जो डेटा होता है, डेटा कंपाइल करने के बाद दे राइट सच थिंग्स, जो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, फाइन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड द लॉ, फाइन, तो दैट इज अ लॉ, ठीक है। I'll get back to you on, डोंट वरी, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नियर डिस्टेंस के बेस पे जो किन्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। द किन्स हैव वेरी क्लोज रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन विद ईच अदर। देयर आर टोटल 8 डायरेक्ट प्राइमरी किन्स बिटवीन फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, ये प्राइमरी किन्स हो गए। वही सेकेंडरी किन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी किन्स हैव रिलेशन विद द प्राइमरी किन्स, ठीक है। इन द अदर वर्ड, दे आर नॉट प्राइमरी किन्स बट दे आर प्राइमरी किन ऑफ द प्राइमरी किन। फॉर एग्जांपल अंकल, जैसे कि चाचा, ये सेकेंडरी किन हो गए। प्राइमरी किन कौन कौन हो गए? जो एकदम ही क्लोज है, मतलब आप समझ सकते हो कि एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, क्या इसमें था, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ये सारे प्राइमरी किन हो गए। वही सेकेंडरी किन कौन हो गए? ये आपके फादर हैं और फादर के भाई हैं, तो उनकी जो फैमिली होगी वो आपके सेकेंडरी किन हो गए, ठीक है। तीसरा आएगा इसमें टर्शियरी किन। Here the tertiary kins are the secondary kin of the primary kin, hence the primary kin is our secondary kin. Like wife of brother-in-law, Sala, is treated as a tertiary kin because brother-in-law is a secondary kin of his wife
इन द प्राइमरी किन ऑफ हिज ब्रदर सिमिलरिटी। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, टर्शियरी किन बेसिकली उसको बोला जा रहा है, इज अ किन ऑफ आवर प्राइमरी किन, हमारे प्राइमरी किन का किन है, मतलब हमारे, अब साला हु इज अ साला एंड हु इज अ साली, ठीक है। अगर हम बात करें हु इज द ब्रदर इन लॉ एंड हु इज द सिस्टर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ कब बनते हैं, जब आप व्हेन यू गेट मैरिड, तो आपका जो स्पाउस होगा उसके रिस्पेक्टिव उसके जो रिस्पेक्टिव सिबलिंग्स होंगे, तो दे वुड बी योर टर्शियरी किन्स, ठीक है। देन आफ्टर डायमेंशंस ऑफ किनशिप के बारे में बात करेंगे। देयर आर टू इंपॉर्टेंट किनशिप टर्म्स अंडर द डेजिग्नेटेड, एक है क्लासिफिकेटरी सिस्टम, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। अब दो सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट किनशिप टर्म्स अंडर व्हिच किन्स आर डेजिग्नेटेड। So in this system, kinships are included in one category and referred under the same term. For example, the common term uncle is used to designate चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, होता है, फूफा, etc. Similarly, the common terms like nephew, cousins or in-laws are used to designate various kins, ठीक है। हम जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम चाचा, ताया, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा, इन सभी को हम बोलते हैं अंकल, ठीक है। इसको बोला, ये हो गया क्लासिफिकेशन सिस्टम। वही जो डेजिग्नेटेड, वही डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में क्या होता है, लाइक क्लासिफिकेटरी सिस्टम, इन डिस्क्रिप्टिव सिस्टम वन, गाइस पीछे से डॉग्स की आवाज आ रही होगी, काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरे पड़ोसी का डॉग है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। Unlike the classificative system, descriptive system is one which is referred on the one relation. For example, use under this terminology an exact relation between a two person highlight, मतलब दो बंदों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको डायरेक्टली हाईलाइट किया जाता है डिस्क्रिप्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश द टर्म फादर एंड मदर आर डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, मतलब फादर मदर जो है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स है। वेयर अगर हम हिंदी की बात करें, मैंने डिस्क्रिप्टिव टर्म्स है, जैसे कि मामा, हु इज मामा, योर मैटरनल अंकल, ये आपके मदर के भाई, ठीक है। भतीजा, हु इज भतीजा, आपके भाई का बेटा, ठीक है। मौसा कौन होगा, लाइक हस्बैंड ऑफ योर मदर्स सिस्टर, ठीक है। ये क्या है, जैसे हम किसी को बोलेंगे, हम जैसे अंकल बोलेंगे, लेट्स से कि एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, हमने बोला अंकल, तो आपके सारे चाचा, ताया, माया जितने भी हैं सब मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्लासिफिकेशन क्या है कि सारे चाचा, जितने भी हमारे अंकल हैं, चाहे वो चाचा हो, ताऊ हो, फूफा हो, ताया हो, मौसा हो, सब मुड़ गए एक साथ। वहीं अगर उसी शादी के अंदर हम बोले मौसा, तो खाली मौसा जी मुड़ेंगे, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है What I'm trying to say, डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। आप डिस्क्रिप्टिवली बता रहे हो कि भैया अगर मैं मौसा बोलूंगा तो मौसा कौन है, मौसा मेरी मदर की सिस्टर के हस्बैंड का नाम मौसा है, ठीक है। वही ताऊ, भाभी, देवर, साला, बहनोई, नंदोई, दीज आर द डिस्क्रिप्टिव सिस्टम्स। इनमें से मैक्सिमम यूज किया जाता है, कहीं को यूज नहीं भी किया जाता, ठीक है। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट द बोथ द सिस्टम आर फाउंड कॉमन एंड देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर ईदर ऑफ द प्योर, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये दोनों सिस्टम ही पाए जाते हैं, और कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे दोनों सिस्टम, जहाँ पे जो है पूरी तरीके से एक ही सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हो, ठीक है। तो क्वाइट वेग। तो अगला जो हम लोग सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रूल ऑफ डिसेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। The term descent in the sociology refers to the social recognition of the biological relationship between the individuals. क्या बोल रहा है पॉइंट? The term descent in sociology refers to the social recognition of biological relationship between the individuals, whereas the rule of descent is a set of principles used by the individual to trace back his biological relation. तो सोशियोलॉजी में अगर डिसेंट की बात करें तो वो सोशल रिकॉग्निशन है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप का, जो कि इंडिविजुअल के बीच में होता है, ठीक है। वही अगर रूल ऑफ डिसेंट के बारे में बात करें तो वो प्रिंसिपल जिसके थ्रू आप अपने डिसेंट को, आप अपने बायोलॉजिकल रिलेशंस को ट्रेस बैक करते हो। सो बायोलॉजिकल रिलेशन कैन बी ट्रेस्ड बाय द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री रूल्स, पैट्रिलिनियल डिसेंट्स, फिर होगा मैट्रिलिनियल डिसेंट्स एंड बायलैटरल डिसेंट्स, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो पैट्रिलिनियल डिसेंट में क्या होता है, द डिसेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रेस टू द फादर्स लाइन, बेसिकली मोस्ट कॉमन पैट्रिलिनियल डिसेंट ही होता है। अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो वी हैव पैट्रियार्की बेसिकली पैट्रियार्की में डिसेंट को अगर आप अपने बोलो कि आपके दादा कौन है, आपके परदादा कौन है, आपके परदादा कौन है, तो बेसिकली आप किसको ट्रेस कर रहे हो, फादर के लिनिएज को आप ट्रेस कर रहे हो, फादर की साइड से ट्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैट्रिलिनियल डिसेंट। दैट मीन द डिसेंट विल बी ट्रेस्ड ओनली फ्रॉम द कॉमन मेल लाइन एंसेस्टर, फाइन। इसको हम बेसिकली बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एग्नेटिक और पैट्रिलिनियल किन्स भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। वहीं आगे मूव करते हैं, मैटरनल डिसेंट की बात करते हैं। द डिसेंट ऑफ द इंडिविजुअल इट्स ट्रेस्ड टू द मदर के थ्रू होगा, और बेसिकली हियर द फीमेल डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड यूट्राइन और मैटरनल किन्स उनको बोला जाएगा। बोथ ऑफ द टू रूल्स ऑफ ट्रेसिंग डिसेंट इज कॉल्ड यूनिलिनियल डिसेंट। आप गाइस आप इस वाले पॉइंट को प्लीज स्लैश डाउन कीजिएगा, इसको मैंने रिमूव कर दिया था, इट्स अ टाइपोकास्ट एरर, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है।
और बायलेटरल डिसेंट में क्या होता है, जहाँ पे दोनों ही लीनियज से, आपके मदर साइड से भी आपके फादर साइड से भी जो है आपके डिसेंट को ट्रेस किया जाएगा। डिसेंट को ट्रेस करने का मतलब आपके बायोलॉजिकली आपसे सुपीरियर कौन थे, आपके आपके एंसेस्टर्स कौन थे, उसको ट्रेस करने की बात हो रही है। सो इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डिसेंट के बारे में बात करते हैं। इट एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ सोशल पोजीशन फॉर इंडिविजुअल इन विच ही पार्टिसिपेट्स। एवरी इंडिविजुअल कम्स टू नो अबाउट द राइट्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ सक्सेशन। इसकी वजह से क्या होगा कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी इनहेरिटेंस क्या है और उसका सक्सेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फंक्शंस क्या है इसके, किनशिप के, सेट ऑफ रूल फॉर गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द किन। ये वो रूल्स है जिसके थ्रू जो है जो किन्स के बीच में रिलेशनशिप होती है वो जो है गवर्न करी जाती है। सेकेंडली, इट डिफाइंस सोशली एक्सेप्टेबल रूल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द किन, like father and daughter, brother and sister, etc. And ultimately, third point says this thing that it establishes the family line relationship, like linear clinical clan को ये basically establish करती है। It sets up the rules for the marriage relationship between the people who decides who can marry whom, कौन किससे शादी कर सकता है, उसकी उसकी उसको भी सेटअप करता है ये। ठीक है, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं, आप लोगों को वीडियोस आ जाएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए आप। इट एस्टैब्लिश राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये सब चीजें जो है फंक्शन ऑफ किनशिप के अंदर डिफाइन करे जाते हैं। आप खुद सोच लोगे तो आपको किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। अब हमारा जो इस पर्टिकुलर चीज का जो आखिरी जो टॉपिक है दैट इज सोशल सर्टिफिकेशन, इसको पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, आई विल बी नीडिंग 5 मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट्स ब्रेक इनफैक्ट। मैं बस आता हूँ 2 मिनट में, फिर आप लोगों से फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसको। हाँ जी, बताओ क्या बोलना है? बोलो। हम्म, 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 हम्म। ठीक है। हाँ जी गाइस, तो आई एम बैक और डेमोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर सोशल सर्टिफिकेशन को समझते हैं। वेल, सोशल सर्टिफिकेशन इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, लेयरिंग। लेयरिंग, सोसाइटी कैसे लेयर हो रखी है। सो ऑल द सोसाइटी अरेंज देयर मेंबर इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी एंड इक्वालिटी। किसी भी सोसाइटी में आप जाके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि लेयरिंग हो रखी है। आप अपने आस पड़ोस में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के अंदर देख लो कि ऑन द बेस ऑफ पावर कितनी है, ऑन द बेस ऑफ प्रिविलेज कितनी है, ऑन द बेस ऑफ एसेट्स कितने हैं, नेटवर्थ कितनी है, उसके बेस पे जो है सोसाइटी में उनको एक जगह मिली हुई है। So in one word, when individuals or the group are ranked according to the some commonly accepted basis, valuation, basically यही बात है जो मैंने बताई आपसे। Social stratification means division of society into different stratas or layers. As I have already told you, layering within the society. It involves a hierarchy of social groups. Members of particular layer have common identity. ठीक है, अब जो भी एक लेयर के अंदर होगा उसके अंदर कॉमन आइडेंटिटी होगी, जैसे कि पैसा बराबर हो गया, पावर बराबर हो गई। ठीक है, सारे इंजीनियर्स एक साइड हो गए, सारे डॉक्टर्स एक साइड हो गए। ये भी क्या है, ऑन द बेस ऑफ प्रोफेशन, दैट इज आल्सो लेयरिंग, दैट इज आल्सो सर्टिफिकेशन। फाइन। They will be having a similar lifestyle. The Indian caste system provides an example of the stratification system. Society in which division of the social classes exist and known as stratified society. भारत के अंदर जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी का। Sociologists are concerned not merely with the facts of the social differences, but also with their social evaluation. कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। The social certificate involves दो phenomena इसके अंदर involved होते हैं, like differentiation of individual on the or groups on the basis of possession of certain characteristics, whereby the individual or the group come to higher rank to the other. ठीक है, बेसिकली एवेल्युएशन किया गया रैंक के बेस पे। इसको क्लियरली समझो क्या कहने का मतलब है। सर्टिफिकेशन का मतलब ये बता रहा है कि आपको सोसाइटी में जगह जो मिलती है वो आपके पैसे के मतलब वो आपकी जो नेटवर्थ है उसके ऊपर मिलेगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे मिलेगी, आपकी जो जॉब है उसके बेस पे मिलेगी, आपकी जो प्रिविलेज है उन सब चीजों पे आपको सर्टिफाई कर दिया जाता है। और जितने भी एक जैसे लोग होंगे, जैसे कि सपोज करो सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर्स, सारे बिजनेसमैन, सारे पॉलिटिशियंस हम कह सकते हैं, ये सभी जो है मोर और लेस एक तरह की लाइफ जीते हैं। फाइल। सर्टिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन एस्क्रिप्शन। ठीक है, एस्क्रिप्शन का मतलब होता है
It means that a type of culture which is not on the basis of achievement but on the basis of who person is done. मतलब ascription का मतलब है by birth. ठीक है, तो किसी के अचीवमेंट के बेस पे जो है सोसाइटी में उसकी जगह नहीं मिलती, बल्कि वो कहाँ जन्मा है उसके बेस पे मिलती है. बट ये थ्योरी भी अब डायल्यूट होते चली जा रही है. ठीक है, इट कुड इन्वॉल्व इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इकोनॉमिकल स्टेटस एंड कास्ट सिस्टम. ठीक है, सर्टिफिकेशन का जैसे कि मैंने पीछे मतलब बताया था कि एक मतलब ये भी होता है कि इनइक्वालिटी को प्रमोट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो उसके पीछे जो बेसिक जो चीजें जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है. दस here in Indian society, people are placed in the certification system by the ascribed status, and the ideology is to follow caste rules without questioning the credibility. भारत के अंदर अब तो खैर ये चीज बहुत डाइल्यूट हो रही है, बट हमारे यहाँ पे क्या है कि सर्टिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द एस्क्रिप्शन, और मतलब आइडियोलॉजी को आपको अस्क्राइब करना पड़ेगा और आपको कास्ट के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे विदाउट क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ दोज क्वेश्चंस. दैट इज बीइंग डन. आप अभी भी देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीजें काफी देखने को मिलती हैं. Well, such system is a classic example of closed social mobility. Social mobility का मतलब क्या होता है कि you can change your class but you cannot change your caste. ठीक है, आपकी क्लास क्या है, आप पुअर हो, आपने मेहनत करी, बिजनेस किया, आप कुछ भी किया, आपने बहुत पैसे कमाए, आपका क्लास बढ़ गया, बट योर कास्ट विल रिमेन सेम. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्लोज सोशल मोबिलिटी. क्लोज सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि सोशली आप मोबिलाइज नहीं कर सकते हो. आपके पास कितनी पावर, आप कितने बड़े पॉलिटिशियन, आप कितने अच्छे क्रिकेटर हो, बट अल्टीमेटली यू विल बी फ्रॉम दैट कम्युनिटी ओनली फ्रॉम वेयर यू बिलोंग फ्रॉम द डे वन. ठीक है, सो व्हेन द कास्ट सिस्टम डिपिक्ट्स क्लोज सोशल मोबिलिटी, द क्लास सिस्टम ओपन, मतलब देखो जैसे कि मैंने बता दिया, मैंने एग्जांपल दे दिया, क्लास कैन बी चेंज बट कास्ट कैन नॉट बी. वही चीजें पॉइंट बता रहा है. वही अपार्ट फ्रॉम इन अ क्लास सिस्टम इवन ब्लड रिलेटिव्स मे हैव डिफरेंट सोशल स्टेटस. अगर एक ही सोसाइटी के अंदर सपोज करो कि लेट्स माय नेम इज संजीव पांडे, तो मेरे पांडे ग्रुप के अंदर, हमारी पांडे फैमिली के अंदर कई सारे पांडे लोग और होंगे, बट दे कैन हैव अ डिफरेंट सोशल स्टेटस, दे कैन हैव डिफरेंट सोशल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक बाय कास्ट वी विल रिमेन पांडे. ठीक है, एवरीबॉडी विल रिमेन पांडे, पर कोई पांडे जी हैं जो बहुत अमीर है, कोई पांडे जी जो बहुत गरीब है. ठीक है, तो क्लास के बेस पे जो फर्दर क्लासिफाई हो जाएगा विद इन द पांडे ग्रुप्स. तो दिस इज आई ऑलवेज टेक अप एग्जांपल ऑफ माय ओन कास्ट. ठीक है, किसी और के कास्ट में जाऊंगा तो इट कैन क्रिएट chaos or controversy. So I basically I don't want to be part of controversy. That's why I have fund. ठीक है, so when certification is done on the basis of wealth or income, a lot of mobility and futility is observed. No caste and class differences of rare. ठीक है, disadvantages of certification की बात करते हैं. The only disadvantage of certification system is the conflict between the various strata of the hierarchy. The reason of being inaccessibility of the various sources like lack of social mobility intensifies the conflict. The wealth and luxury remain highly concentrated at the top of the hierarchy. तो those बेसिकली देखो डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो टॉप मोस्ट ऑफ द हायरार्की होगा, जो सबसे रिच होगा, उसके पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे, वो सारी लग्जरी होगी लाइफ की, जो कि एक नीचे की क्लास का बंदा हमेशा उसको लेने की कोशिश करेगा. और इसकी वजह से जो है पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो है किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहेगा. So guys, this was all about this lecture. आप लोग प्लीज सामने आ जाइए. I have to discuss with you something. हाँ जी, आप लोग प्लीज अपने कैमरेस को ओपन कर दीजिए, सामने आ जाइए. Okay guys, so I would like to tell you something like जो पेपर जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है क्लास के अंदर, जिन बंदों ने आज हमें लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन किया है, आप सभी लोग उस टीम से कांटेक्ट कर ले जिनसे आपके जिन नंबरों से आपकी बात हो रही है. आप लोगों को जो है पहले के 2-3 दिन की वीडियोस जो है आप लोगों को सेंड कर दी जाएंगी. आपका जो और साथ ही साथ आपको जो नोट्स है वो भी वही लोग प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, नोट्स जितने भी जो मेल्स गई आप लोगों को वही प्रोवाइड करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट 3 जून से हम लोग जो है सेमिनार्स, मतलब हम जो है ओरिएंटेशन क्लास शुरू कर रहे हैं नए बैच के लिए, जिसके अंदर मैं पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्ट करूंगा हर स्टूडेंट से. आई विल, ठीक है, अलॉन्ग विद माय फैकल्टी, एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए यूपीएससी के लिए. बिकॉज आप सभी लोग पॉसिबली अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो आप सभी के लिए एक कॉमन प्लान काम नहीं कर सकता है. हो सकता है निशी के लिए कोई सब्जेक्ट ज्यादा आसान हो एज कम्पेयर टू अनमोल, एंड हो सकता है दीपक के लिए कोई सब्जेक्ट आसान हो एज कम्पेयर टू वरुण. There is a huge possibility about this thing. So we will be taking up an orientation class on 3rd June, and हमारे जो बैचेस हैं वो 5th जून से शुरुआत हो रही हैं. उसके एडमिशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है. याद रखिएगा, जूम की कैपेसिटी होती है कि वो 1000 बच्चों में एक साथ पढ़ाया जा सकता है, बट माय ओन पर्सनल चॉइस इज कि मैं 25 बच्चों से ऊपर क्लास के अंदर नहीं लेता हूँ. आप लोग मेरा पढ़ाने का तरीका देख चुके हैं, मैं क्लास में बिना डिस्कशन किए आगे नहीं बढ़ता हूँ. जब तक यूपीएससी में अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे, आप अच्छा आंसर नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे.
अगर बात ही पूरी करनी है कि भैया बात बता देनी है सारी की सारी, तो दैट कैन बी डन इन मल्टीपल वेज, ठीक है। वो यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, वहां पे जाकर ले सकते हो, बट वहां पे उस लेक्चर को सुनने से आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। अच्छा आंसर लिखने के लिए यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ डिस्कशन, अ हेल्दी डिस्कशन। आज हम लोगों ने काफी सेंसिटिव इश्यूज को छेड़ा है। जब हम सोसाइटी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग और मुश्किल चीजों को चर्चेंगे, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रेप एक ऐसा इशू हो गया, पॉवर्टी एक इशू हो गया। तो वहां पे जो है बहुत डिफरेंसेस आते हैं, बहुत दंगे फसाद होते हैं क्लास के अंदर, बट मेरा काम क्या है कि मैं उसको न्यूट्रलाइज करूंगा, ठीक है। संजीव सर, प्लीज गिव मी कॉल आफ्टर दिस क्लास। ओके, ठीक है, आई विल ट्राई टू गिव यू कॉल आफ्टर दिस, सतनाम, डोंट वरी, फाइन। तो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। एंड हमारे यहाँ पे देखो, मेरी क्लास में जूम पे मैं चाहूँ तो 1000 बच्चों को मैं पिकअप कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कई सारे बैच चल रहे हैं। मैं नए बैच में सिर्फ 25 बच्चों से ऊपर नहीं रखता। और साथ ही साथ आज जो है लाइव डेमो क्लास के आखिरी क्लास था, तो इसलिए आज आपको मैं दूंगा होमवर्क, एंड आप सभी को वो होमवर्क सबमिट करना होगा। होमवर्क क्या है? आप सभी को एस्से लिखना है। काइंडली पेन पेपर उठा लो और गाइडलाइंस लिख लो क्वेश्चंस का। मैं आप लोगों को गाइडलाइंस बता रहा हूँ, आप उसे प्लीज फॉलो करिएगा। मैंने अपना नंबर डाल दिया है जिसमें मैं व्हाट्सएप में अवेलेबल रहता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों का नंबर आ गया मेरा? जस्ट अ मिनट गाइस, मैंने अपना नंबर दे दिया, आप सभी के पास चैट बॉक्स में नंबर आ गया मेरा, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को दो ऐसे लिखने हैं, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 2 डेज, मतलब ट्यूसडे की इवनिंग तक आप लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे ऐसे के साथ। फॉर्मेट क्या होगा सुन दो। A4 शीट यूज करनी है, A4 शीट यूज करनी है। एंड फर्स्ट, और पेज नंबरिंग होनी बहुत जरूरी है ऐसे के ऊपर, पेज नंबरिंग होनी बहुत जरूरी है ऐसे के ऊपर। दूसरी चीज, ऑन द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी सिटी का नाम लिखेंगे। on the right hand side top corner you will have to mention your name and your city name along with the page number। हाँ जी, So you क्या बताइए, वॉइस नहीं आ रही मेरी? हाँ जीविका बताओ क्या कहना चाहते हो बेटा? हैंड रेज किया आपने? हाँ जीविका बताओ, हैंड रेज किया आपने? तो होमवर्क में पहले मैंने क्या बताया, A4 शीट होनी चाहिए, ठीक है। A4 शीट विद पेज नंबरिंग, और टॉप एंड राइट हैंड कॉर्नर पे आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी सिटी लिखेंगे, ठीक है। वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड की लिमिट है, 500 से 600 वर्ड आप लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 क्राइसिस। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। शुड वी अलाउ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट in the mid of this crisis? Should we allow public transport, schools and colleges, big processions like shadi and biyah, something like that during this crisis? इसके pros, इसके cons, जो भी आप लोगों को आता है दिमागी तौर पे, भाई देखो गूगल से रेफर मत करना, गूगल से रेफर करोगे तो मैं उसको चेक कर दूंगा, आप लोगों को फायदा नहीं होगा। जितना खुद का नॉलेज है उसके बेस पे आपको लिख के मुझे भेजना है इस नंबर पे। नंबर आ गया आप सभी के पास? नंबर आ गया? सतनाम सुन रहे हो? आ गया नंबर। मैं ये एक्सरसाइज क्यों करा रहा हूँ, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं 4 से 5 दिन क्लास लेता हूँ और 2 दिन आप लोगों को राइटिंग का टास्क देता हूँ, और वो राइटिंग में सारी की सारी चेक भी करता हूँ। इट्स अ टफ नट टू क्रैक, बट आई डू इट बिकॉज बिना अच्छे आंसर के आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इंसान पढ़ खुद सकता है बट इंसान लिख खुद नहीं सकता जब तक उसके ऊपर मेंटोर ना हो। तो अगर आप राइटिंग करते हो तो मेरी चेकिंग बहुत जबरदस्त होती है। आप लोग पहले आंसर राइटिंग कर रहे हो, पहली आंसर राइटिंग प्रोबेबली आप में से किस बच्चे ने पहले आंसर लिखे हैं कभी लाइफ में, कभी आंसर लिखे हैं? ओके, जीविका सेंड मी 1 सैंपल। निशी आप भी सैंपल भेज देना, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे उसके बाद आप गूगल लेंस या फिर कैम स्कैनर, अगर आप लोगों ने सोनम वांगचुक की वीडियो नहीं देखी है, अगर कैम स्कैनर को डिलीट नहीं किया है तो कैम स्कैनर से, अदरवाइज गूगल लेंस, द सेकंड गुड एप्लीकेशन इज गूगल लेंस। आप इससे वो स्कैन करेंगे, एक पीडीएफ फाइल बना के भेजेंगे, डायरेक्टली फोटो मत भेज देना, फोटो चेक नहीं हो सकती है, ठीक है। पीडीएफ फाइल को ही चेक कर सकते हैं, फोटो को चेक नहीं कर सकते हैं। आप लोग मुझे ट्यूसडे की इवनिंग तक भेजिए मुझे सब चीजें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना सर।
allow public transport, schools and big procession during this crisis time or not? मतलब दोनों ही क्वेश्चन जो है कंटेम्प्रेरी कोविड-19 से जुड़े हुए हैं. वर्ड लिमिट वुड बी 500 to 600. ओके ठीक है. आज क्या है? संडे है, सैटरडे है? आज ओके, आज Sunday. संडे है. Sir, Sunday. तो फिर आप लोगों की डेडलाइन कब होती है? मेरे को लगा कि आज आप मंडे, सॉरी मैं संडे मंडे के बीच में कंफ्यूज था. मंडे की शाम तक मुझे कल शाम तक चाहिए आप लोगों से. ठीक है, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं पूरे दिन में 2 लिखवा रहा हूँ. यूपीएससी आपसे 8 घंटे के अंदर 40 लिखवाएगा. तो अगर पूरे दिन में 2 नहीं लिख सकते हो, 40 कैसे लिखोगे? हाँ निशी, पूछो बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ For both the question, the Yes, word limit 500 to is 600 500 to word है. 700. मैं अभी आप लोग पहला आंसर लिख के मुझे भेज रहे हो. तो पहले आंसर में मैं क्या करता हूँ, पहले हमारी टीम क्या करती है, हम आपके सारी कमियों को निकालते हैं. सारी कमियों को एक बार निकाल लेते हैं तो क्या होता है ना कि देखो, हम बेसिकली हमारा मुद्दा क्या होता है कि हम आपकी आंसर राइटिंग को जज करना चाहते हैं कि कितना मेहनत आप पे इंडिविजुअली करनी है हम लोगों को. और बेसिकली दैट इज द बिगेस्ट द बेस्ट थिंग विद अस कि हम हर एक बच्चे को इंडिविजुअली हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं. ठीक है, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हो, कितनी भी पढ़ाई करी हो, पानी फिर जाता है मेंस एग्जामिनेशन में. और अच्छा आंसर का मतलब ये नहीं कि आप शेक्सपियर बन गए हो, आप जावेद अख्तर बन गए हो. नो, आपको बस अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर आंसर लिखना है. आपको कबीर दास नहीं बनना, आपको गुलाम अली साहब नहीं बनना, आपको जो है शायर नहीं बनना. आपको बस एक बेहतर आंसर लिखना है. ठीक है, और वो कैसे लिखना है, वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, 4 से 6 महीने लगते हैं जब आप लोग ओरिजिनल आंसर पे आप आते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बैकग्राउंड क्या है. दैट मैटर्स ऑल्सो. ठीक है, तो कल शाम तक फोन नंबर आपके पास है. आप लोग जो है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा. नाम जरूर डालिएगा, नाम नहीं डालेंगे तो मैं कैसे पहचानूंगा किस बच्चे ने भेजा है. सर राइट साइड पे कहीं नेम पे लिखना फ्रंट है, पेज पे लेफ्ट आपका साइड नाम होना पे. चाहिए अलॉन्ग विद योर सिटी. ठीक है, और एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग एडमिशन के लिए भी अब आप प्रोसीड कर सकते हैं. हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे आपके पास है 8851330108 आपके पास है. ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे आइसोलेटेड एंड स्टे सेफ. गुड नाइट, टेक केयर.